अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन भी सकते होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से कंफर्मेशन चाहिए कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल वाज़ह तौर पे सुनाई दे रही है या नहीं? जी सर, आ गया। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। तो देखिए, मैं सूरत-हाल कुछ ऐसी है कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, हमने कल जो है वो कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे प्रिसिजन और एक्यूरेसी वगैरह के। हमने स्टार्ट जो किया था, वो स्टार्ट हमने किया था टाइप्स ऑफ एरर से, ठीक है? हमने कहा था कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंटल जो वर्क होता है आपका उसमें कुछ एरर्स आती हैं। आप जो एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं उसमें कुछ एरर्स आती हैं और वो जो एरर्स आती हैं 2 तरह की आती हैं।
जब आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके एक्सपेरिमेंट में जो एरर्स होती हैं वो या तो रैंडम एरर्स होती हैं या फिर वो सिस्टमैटिक एरर्स होती हैं। जब आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें दो तरह की एरर्स आती हैं, या तो उसमें रैंडम एरर आती है या फिर इसमें सिस्टमैटिक एरर आती है। तो हमने एक कंपैरिजन किया था रैंडम एरर का और सिस्टमैटिक एरर का। तो रैंडम एरर जो होती है वो एक ऐसी एरर होती है जिसको आप जो है एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके एक से ज्यादा दफा रीडिंग्स लेकर उन रीडिंग्स का एवरेज लेकर इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी अगर रैंडम एरर हो गई तो कोई बात नहीं, आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करें, तिबारा करें, चौबारा करें, पांचवी दफा करें, छठी दफा करें, सातवीं दफा करें और फिर उसका एवरेज ले लें, तो उम्मीद इस बात की है कि आपका आंसर एक्यूरेट आंसर से काफी करीब तर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में, अगर आपके एक्सपेरिमेंट में कोई सिस्टमैटिक एरर हो रही है तो फिर एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। फिर एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको अगर रिपीट करेंगे तो हर दफा वही गलत रिजल्ट आएगा, और हर दफा गलत रिजल्ट आएगा तो उसका रिपीट करने से, उसको एवरेज करने से आपको कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं होगा। दूसरा, मैंने आपको डिफरेंस कंपैरिजन ही बताया था कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, देखिए मैं मोस्ट ऑफ द केसेस बार बार कह रहा हूँ, यूजुअली कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई आम तौर पे ऐसा होता है। तो आम तौर पे यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रैंडम एरर होती है उसकी वजह आमतौर पे ह्यूमन एरर होती है, यानी कोई इंसानी गलती होती है जिसकी वजह से जो है वो रैंडम एरर होती है। और सिस्टमैटिक एरर आमतौर पे किसी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है, किसी गलत फॉर्मूले की वजह से होती है, या जब आप अपनी कैलकुलेशन में कोई गलत चीज अज्यूम कर लें तो उसकी वजह से भी हो सकती है। रैंडम एरर की वजह से जो आपकी रीडिंग्स आती हैं वो स्कैटर्ड हो जाती हैं, मतलब कुछ रीडिंग्स होंगी वो आंसर से बड़ी आ रही होंगी, कुछ रीडिंग्स होंगी आंसर से छोटी आ रही होंगी, यानी कि आपकी रीडिंग्स जो होती हैं वो आंसर, एक्चुअल आंसर के अराउंड बिखरी हुई होती है। जबकि सिस्टमैटिक एरर की वजह से आपकी रीडिंग्स जो होती हैं वो एक तरफ होती हैं, तो सारी रीडिंग्स होती हैं एक्चुअल आंसर से बड़ी आ रही होती हैं, या सारी रीडिंग्स होती हैं वो एक्चुअल आंसर से छोटी आ रही होती है। उसके बाद फिर हमने बात की थी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पे। प्रिसीजन का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि आपकी जो सारी रीडिंग्स हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं, और एक्यूरेसी का मतलब मैंने बताया था कि आपकी रीडिंग्स जो हैं वो एक्चुअल आंसर से कितनी करीब हैं, दैट इज एक्यूरेसी। फिर हमने कुछ ग्राफ बनाए थे, जिस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे रीडिंग्स हैं और वाई एक्सिस पर जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स है जो रीडिंग के ऑब्टेन होने की है। मिसाल तौर पर अगर एक फर्ज करें आपकी एक्चुअल रीडिंग 6 है और यहाँ पर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका ग्राफ इस तरह का बनता है कि उस ग्राफ की पीक जो है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आ रही है तकरीबन। इसका मतलब है कि आप इसका एवरेज निकालेंगे तो तकरीबन इसका एवरेज 6 ही आएगा। तो इस रीडिंग को हम एक्यूरेट कह सकते हैं, इस आंसर को। लेकिन इस आंसर को हम प्रिसाइज नहीं कह सकते क्योंकि ये आंसर बहुत लंबी रेंज में फैला हुआ है, 1 से लेकर 10 तक आंसर आए हुए हैं। और चूंकि ये आंसर जो है, ज्यादातर आंसर जो हैं वो दोनों तरफ स्कैटर्ड हैं, लिहाजा यहाँ पर रैंडम एरर ज्यादा है कंपेयर टू सिस्टमैटिक एरर। इस तरह इस ग्राफ में आप देखें तो आपके जो एवरेज आएगा तकरीबन वो एक्चुअल आंसर से कम आएगा, यानी कि एक्चुअल आंसर 6 है लेकिन आपकी ज्यादातर रीडिंग जो है वो 6 से कम आ रही है, तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। प्रिसाइज भी नहीं कहलाएगा क्योंकि ये फैला हुआ है 1 से लेकर 7 तक। लेकिन यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर ज्यादा है कंपेयर टू रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके ज्यादातर आंसर जो हैं वो एक तरफ आ रहे हैं कंपेयर टू अ फ्यू आंसर जो कि ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे इस ग्राफ में आप देखें तो इस ग्राफ में तकरीबन सारे आंसर आपके सही आ रहे हैं, आपका एवरेज बिल्कुल परफेक्ट आएगा, तो ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। और चूंकि एक्यूरेट प्रिसाइज दोनों है तो उसमें दोनों एरर्स बहुत कम है, सिस्टमैटिक एरर भी काफी कम है और रैंडम एरर भी काफी कम है। इसमें देखें तो इसमें आपका जो एवरेज आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा, यानी कि आपका आंसर एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपके सारे आंसर 1 से 3 के बीच में, यानी कि इसकी रेंज बहुत छोटी है आंसर्स की, तो ये प्रिसाइज आंसर है, गलत है लेकिन प्रिसाइज है। और चूंकि सारे आंसर एक तरफ आ रहे हैं इसका मतलब इसमें ज्यादातर सिस्टमैटिक एरर ही होगी, रैंडम एरर ना होने के बराबर हो। अभी जो हमने पढ़ा है प्रिसीजन एक्यूरेसी के बारे में और टाइप्स ऑफ एरर के बारे में, अब इसकी हम एक वर्कशीट जो सॉल्व करने जा रहे हैं, और वो वर्कशीट जो है वो वर्कशीट नंबर 4 है। अब जरा वर्कशीट नंबर 4 जो है इसको जरा आप गौर से देखें कि किस तरह से जो है वो हम जो है यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं वर्कशीट को। पहला सवाल है, कह रहे हैं कि a student carried out an experiment in which electric current was known to decrease with time। एक बच्चा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में खास बात यह है कि उस एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी रीडिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है।
तो एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक करंट की जो रीडिंग है, इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम। द रीडिंग्स ही फाउंड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, उसकी पहली से लेकर आखिरी तक जो रीडिंग्स हैं वो क्या है। पहली रीडिंग इसकी है 3.26 मिली एम्पियर, 3.62 मिली एम्पियर। दूसरी रीडिंग इसकी है 2.81 मिली एम्पियर। तीसरी रीडिंग इसकी है 1.13 मिली एम्पियर। चौथी रीडिंग इसकी है 1.76 मिली एम्पियर। पांचवी रीडिंग इसकी है 0.90 मिली एम्पियर। ये कह रहा है कि विच स्टेटमेंट कुड नॉट एक्सप्लेन द एनएमलेस 1.13 मिली एम्पियर रीडिंग। तो मतलब ये है कि इन सारी रीडिंग में से जो 1.13 है ना, ये अजीब सी है। क्यों अजीब सी है? क्योंकि शुरू में लिखा हुआ है कि इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक करंट वाज नोन टू डिक्रीज, इलेक्ट्रिक करंट को टाइम के साथ साथ डिक्रीज होना था। तो पहले जो है करंट 3.62 था, फिर कम हो गया 2.81 हो गया, फिर कम हो गया 1.13 हो गया, फिर कम हो गया 1.76 हो गया। ये ऑर्डर उल्टा हो गया ना, 1.76 पहले आना चाहिए था, फिर 1.13 फिर उसके बाद आना चाहिए था। तो 1.13 गलत है यहाँ पर, मतलब उसका प्लेस गलत है 1. तो ये जो गलत रीडिंग आ रही है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यहाँ पर जो एनएमलेस रीडिंग आ रही है 1.13 की, इस रीडिंग के यहाँ पर होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सवाल ये है कि इन चार में से 3 रीजन तो पॉसिबल हैं, एक रीजन है जो पॉसिबल नहीं, जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो बताएं कौन सा रीजन है जो कि इस एबनॉर्मल रीडिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ए में कह रहा है कि हो सकता है कि उस बच्चे ने जो है थर्ड और फोर्थ रीडिंग को रिवर्स कर दिया, यानी कि हो सकता है कि उसकी थर्ड रीडिंग जो है 1.76 आई हो और अगली जो है वो 1.13 आई हो और फिर 9.90 आई। तो उसने गलती से क्या किया हो कि ऑर्डर एक्चुअली ये होगा, उसने गलती से उसको बाद में लिख दिया, उसको पहले लिख दिया। सही है भाई, बच्चा है तो बच्चे तो आपको पता है मासूम होते हैं, तो गलती हो सकती है बच्चे से, तो ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। दूसरे में कह रहा है कि दी ही रीड्स एमीटर इनकरेक्टली, द रीडिंग शुड हैव बीन 2.13। हो सकता है कि वो बच्चा आपकी तरह हो, उसकी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो, तो उसने 2.13 रीडिंग को उसने गलती से 1.13 लिख दिया। बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है। कह रहे ही टुक द करंट रीडिंग एट रॉन्ग टाइम, कह रहे कि रीडिंग जो है हो सकता है उसने गलत टाइम पे ले ली हो। मिसाल के तौर पे आपकी पहली रीडिंग 3.62 थी, कुछ टाइम गुजरने के बाद 2.81 हो गई, कुछ टाइम गुजरने के बाद होता है रीडिंग 1.83 होनी हो, लेकिन उसने उस टाइम पे रीडिंग नोट नहीं की और वो अपनी बातों में लग गया। तो रीडिंग कम होते 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 1.13 पे चले गए, फिर उसको एकदम याद आया, उसने कहा रीडिंग ले लो यार। तो ऐसा भी हो सकता है, बच्चा इतना लापरवाह बिल्कुल हो सकता है, आप लोगों को देख के तो पता चलता है कि बिल्कुल हो सकता है इतना लापरवाह। और आखिरी ऑप्शन में कह रहा है कि हो सकता है कि वहां पर एक सिस्टमैटिक एरर हो जो कि एमीटर की रीडिंग को गलत दे रहा है। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब सिस्टमैटिक एरर होती है तो फिर एक रीडिंग खराब नहीं होती, ये सारी रीडिंग्स खराब होती हैं। तो एक रीडिंग तो किसी रैंडम एरर की वजह से खराब हो सकती है, सिस्टमैटिक एरर की वजह से नहीं हो सकती। लिहाजा ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है, लेकिन डी जो है वो इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। क्योंकि अगर रैंडम एरर होगी तो रैंडम एरर की वजह से कोई एक आध रीडिंग गलत हो सकती है, लेकिन अगर सिस्टमैटिक एरर होगी तो फिर कोई एक रीडिंग गलत नहीं होगी, फिर सारी की सारी रीडिंग गलत होगी। इसलिए ये रैंड सिस्टमैटिक एरर वाली एक्सप्लेनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो दिल को नहीं लग रही है। क्वेश्चन नंबर 2, the speedometer in a car consists of a pointer which rotates. The pointer is situated several millimeters from a calibrated scale. What could cause a random error in the driver's measurement of the car's speed? कह रहे हैं कि एक स्पीडोमीटर है कार में, जो मीटर लगा होता है सामने, स्पीडोमीटर है और एक निडल लगी हुई है। इस निडल को आप देखते हैं, निडल जब इधर उधर घूमेगी तो उससे पता चलेगा गाड़ी की स्पीड कितनी। अब कह रहे हैं कि जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए कार की स्पीड नोट करेगा इस डायल को देखकर, इस निडल को देखकर, तो उसमें रैंडम एरर किस तरह से आ सकती है, उसमें रैंडम एरर किस तरह से। द कार स्पीड इज अफेक्टेड बाय द विंड डायरेक्शन, कह रहे हैं कि विंड डायरेक्शन की वजह से कार की स्पीड जो है वो अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से रीडिंग गलत आ रही है। तो भाई देखें, अगर विंड की वजह से कार की स्पीड अफेक्ट हो रही होगी तो अगर रीडिंग में गलती हो रही होगी तो हर रीडिंग की गलत आ रही होगी ना। फिर अगर फर्ज करें विंड की वजह से कार की स्पीड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हर स्पीड पे प्रॉब्लम आएगा। तो रैंडम एरर जो होती है उसमें हर रीडिंग गलत थोड़ी होती है, रैंडम एरर में तो कोई रीडिंग गलत होती है और कोई रीडिंग सही होती है। ठीक है।
तो ये पॉसिबल इसकी वजह नहीं हो सकती। बी, द ड्राइवर्स आई इज नॉट ऑलवेज इन द सेम पोजिशन इन रिलेशन टू द पॉइंटर। या जब पॉइंटर जो है निडल इधर उधर मूव करेगी, जैसे निडल अभी यहाँ पर है, फिर निडल यहाँ आ जाएगी, फिर निडल यहाँ आ जाएगी, फिर निडल यहाँ आ जाएगी, तो निडल के मूव करने की वजह से ड्राइवर की आंख तो एग्जैक्टली निडल के ऊपर नहीं रहेगी ना, तो उससे पैरेलक्स एरर हो सकती है। घड़ी में आप टाइम देखते हैं तो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे आप टाइम देखते हैं तो टाइम गलत नजर आता है, लेकिन सामने से देखते हैं तो बिल्कुल सही नजर आता है। तो घड़ी में आपको कुछ टाइम सही नजर आएंगे, कुछ टाइम आपको गलत नजर आएंगे, तो ये पैरेलक्स एरर है और ये एक रैंडम एरर है। तो उसके लिए आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि ड्राइवर की आंख जो हमेशा पॉइंटर की हमेशा ड्रिल के हिसाब से एक जगह पे नहीं होगी, तो उस वजह से पैरेलक्स एरर हो सकती है, और पैरेलक्स एरर जो है वो क्या कहलाती है, वो एक रैंडम एरर कहलाती है। ये देख लेंगे आंसर सी और डी क्यों नहीं होगा। सी में कह रहा है द स्पीडोमीटर डज नॉट रीड जीरो व्हेन द कार इज एट रेस्ट। स्पीडोमीटर जो है वो जीरो रीड नहीं करता, यानी कि जीरो एरर है इसमें। तो अगर जीरो एरर होगी तो फिर उसके अंदर रैंडम एरर थोड़ी आएगी, अगर जीरो एरर होगी तो उसके अंदर सिस्टमैटिक एरर आएगी। और डी में कह रहा है द स्पीडोमीटर रीड्स 10% हायर देन द कार एक्चुअल स्पीड। स्पीडोमीटर जो है वो एक्चुअल स्पीड से 10% ज्यादा रीड करता है। तो अगर वो 10% ज्यादा रीड करता है तो फिर तो वो हर रीडिंग को 10% ज्यादा रीड करेगा ना, तो इससे तो सिस्टमैटिक एरर आएगी, इससे रैंडम एरर थोड़ी आएगी। तो रैंडम एरर जो है वो सिर्फ सिचुएशन बी से पॉसिबल है, जो बी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें रैंडम एरर पॉसिबल है। चलिए अब आप लोग एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़े, इसमें बहुत सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, पढ़ने में काफी टाइम लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़े अच्छी तरह से, टेक योर टाइम, और मुझे बताएं कि आपके ख्याल में इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए बी सी डी चारों में से कोई एक आंसर होगा, आपके लिए बता देता हूँ, आपके हिंट के लिए। ए बी सी में से कोई एक आंसर बताएं क्या होना चाहिए इसका। वो वाला वैसे भी खराब है। और ऐसा मारूंगी ना रात में, तुम्हारे तुम्हारे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हाँ फिर हाफिज सिद्दीकी साहब अपना माइक म्यूट कर लें आप प्लीज। हाँ जी, क्या समझ में आया, कुछ आंसर बताना पसंद करेगा आप में से कोई। हाँ भाई, अगर कुछ समझ में आया आपके तो क्या आप में से कोई आंसर बताना पसंद करेगा मुझे। ऑलराइट, कुछ लोगों का, ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि इसका आंसर बी होगा, और किसी एक आध शख्स का ख्याल है कि इसका आंसर सी होगा, और बहुत कम लोगों का ख्याल है कि इसका आंसर डी होगा। इसको जरा पढ़ते हैं। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि
a mass is dropped from rest. आपने एक मास को एक पर्टिकुलर जगह से ड्रॉप किया रेस्ट की हालत से एंड फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन वैक्यूम, वो 2 मीटर डिस्टेंस नीचे गिरा वैक्यूम. An observer records the time taken for the mass to fall through this distance using a manually operated stopwatch. एक आदमी ये नोट करता है स्टॉप वॉच के जरिए कि वो कितनी देर में नीचे गिरा. स्टॉप वॉच जो डिजिटल नहीं है बल्कि मैनुअली ऑपरेटेड है, जिसको ऑन करने में और ऑफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है. एंड रिपीट्स द मेजरमेंट फर्दर 2 टाइम्स, और फिर वो उस मेजरमेंट को जो है दोबारा करता है, फिर तिबारा करता है. ये 3 रीडिंग्स लेता है और 3 दफा वो टाइम नोट करता है कि उसको जो है मास को 2 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा यूजिंग अ मैनुअली ऑपरेटेड स्टॉप वॉच. कह रहे उन तीनों टाइम्स का जो एवरेज आया वो आपके सामने लिखा हुआ है. फिर उस एवरेज को हमने यूज किया टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल. तो जी की वैल्यू जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, उसको मालूम करने के लिए आपने उस एवरेज टाइम की वैल्यू को यूज किया और जी का आंसर मुबारक को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. अलबत्ता जो उसने टाइम नोट्स किए थे 3 दफा ऑब्जेक्ट को गिराने के लिए, तो पहली दफा में टाइम आया 0.6 सेकंड, दूसरी दफा में आया 0.73 सेकंड, तीसरी दफा में आया 0.59 सेकंड, और तीनों का एवरेज कितना आया? तीनों का एवरेज 0.64 सेकंड आया. तो कह रहा है विच स्टेटमेंट बेस्ट रिलेट्स टू द एक्सपेरिमेंट. इन तीन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है बेस्ट है? द मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज. देखिए यहाँ से बात ही इसने गलत शुरू की. क्या ये मेजरमेंट प्रिसाइज है? एक 0.6 आ रही है, एक 0.59 आ रही है, एक 0.73 आ रही है. तो रीडिंग्स तो बिल्कुल भी प्रिसाइज नहीं है, क्लोज नहीं. तो चूंकि इसने अपनी बात का आगाज ही गलत बात से किया है, तो आपको पता है कि हम लोग गलत बात तो बर्दाश्त करते ही नहीं, तो हम आगे बात ही नहीं कर रहे. हमने इसको यहीं से रूल आउट कर दिया, इस पॉसिबिलिटी को हमने पहले एक्सक्लूड कर दिया. दूसरे में कह रहा था मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट. मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं है, सही कह रहा है. लेकिन एक्चुअल तो एवरेज आपका 0.64 आना चाहिए ना, क्योंकि उससे आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है. लेकिन आपके तीनों रीडिंग में से कोई भी रीडिंग 0.59 0.64 नहीं आई. ये 0.59 आई, ये 0.73 आई, ये 0.6 आई. तो द मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट, बिल्कुल सही कह रहा है, मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं है. एंड नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस. क्या बोला इसने बहुत सारी लंबी चौड़ी अंग्रेजी में? एंड नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस. और जो मेजरिंग डिवाइस यानी कि स्टॉप वॉच जो आपने यूज की है, उसकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन के तक आपने सारी रीडिंग्स नहीं ली. अब ये डिग्री ऑफ प्रिसीजन का मतलब क्या है, इसको जरा आप समझ. देखें, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं प्रिसीजन, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं प्रिसीजन. अब प्रिसीजन के हमारे पास ना बहुत सारे मतलब. एक प्रिसीजन होता है आपके रीडिंग्स का, यानी कि जो आप मेजरमेंट करते हैं उस मेजरमेंट में जो आप रीडिंग्स लेते हैं उसकी प्रिसीजन. उसका मतलब ये होता है कि आपकी रीडिंग्स कितनी क्लोज है, हाउ क्लोज रीडिंग्स आर. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी रीडिंग लेता है 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 3 3 1 2, इस आदमी ने जितनी भी रीडिंग्स ली हैं उन रीडिंग्स की रेंज है 1 से लेके 3 तक, यानी इसकी सारी रीडिंग्स जो है 1 से लेके 3 तक के दरमियान. और एक आदमी रीडिंग लेता है 1 2 3 5 2 3 5 7 3 5 7 1 2, इस आदमी की जितनी भी रीडिंग्स है उन सबकी रेंज आ रही है 1 से लेकर 7 तक. तो ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग किसकी है? ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग इसकी, क्योंकि इसकी जो रीडिंग्स हैं वो ज्यादा फैली हुई नहीं है, बस 1 से लेकर 3 के बीच में. जबकि दूसरी एग्जांपल में आपकी सारी रीडिंग्स आ रही थी 1 से लेकर 7 के दरमियान आती थी, यानी कि उसकी रीडिंग की रेंज जो थी वो ज्यादा. ये होती है प्रिसीजन ऑफ रीडिंग. एक चीज होती है जैसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ प्रिसीजन. डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या साधारण जबान में जिसको आप इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन कहते हैं, दोनों में फर्क है. डिग्री ऑफ प्रिसीजन का मतलब क्या? डिग्री ऑफ प्रिसीजन का मतलब एक मिसाल पे एक स्केल है, उससे मैं लेंथ नापता हूँ 1.1 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर. और दूसरे स्केल से मैं लेंथ नापता हूँ 1.1 सेंटीमीटर, 1.32 सेंटीमीटर,
1.64 सेंटीमीटर, 1.57 सेंटीमीटर, 1.64 सेंटीमीटर। तो अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो हमने रीडिंग्स ली हैं इसमें सारी रीडिंग्स 1 डेसिमल प्लेस तक है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर तक, जबकि इसमें जो सारी रीडिंग्स है वो 2 डेसिमल प्लेस तक है, यानी कि इसमें रीडिंग्स 0.02 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इस वाले इंस्ट्रूमेंट की डिग्री ऑफ प्रिसीजन ज्यादा, इस वाले इंस्ट्रूमेंट की डिग्री ऑफ प्रिसीजन जो है वो कम। और एक जो प्रिसीजन होती है वो प्रिसीजन होती है अनसर्टेनिटी की, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक। एक जो प्रिसीजन होती है वो होती है प्रिसीजन ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रिसीजन ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होती है अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक, लेकिन आपको आसान दफा में बताता हूँ। एक तरीका होता है रीडिंग्स लिखने का 2.4 प्लस माइनस 0.5। अब जो ये प्लस माइनस जो होता है ये क्या होता है मैं आपको इंशाल्लाह आज ही की क्लास में बता दूंगा, अगर ये वर्कशीट खत्म हो गई पहले तो इस प्लस माइनस से पहले जो रीडिंग होती है उसके बाद जो रीडिंग होती है उनके डेसिमल प्लेसेस मैच करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर डेसिमल के बाद इसमें 1 प्लेस है और उसमें डेसिमल के बाद भी 1 प्लेस है, तो ये प्रिसीजन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो प्रिसीजन ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि प्लस माइनस से पहले और बाद में जो वैल्यू है उनका लास्ट डेसिमल प्लेस एक होना चाहिए, लास्ट डेसिमल डिजिट एक नहीं होना चाहिए, लास्ट डेसिमल प्लेस एक होना चाहिए। यानी कि डेसिमल के बाद अगर 2 प्लेस हैं तो उसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस। प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि उसमें कितने डेसिमल प्लेस तक आप रीडिंग दे रहे हैं, और प्रिसीजन ऑफ रीडिंग्स का मतलब ये है कि रीडिंग्स आपस में कितनी क्लोज आ रही है। अब इसने कहा है कि द रीडिंग्स आर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस, यानी कि आपकी सारी रीडिंग्स जो हैं वो डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस तक नहीं नापी गई। देखिए आपकी रीडिंग है 0.59, ये 2 डेसिमल प्लेस तक नापी गई। ये 0.73 है, 2 डेसिमल तक नापी गई, लेकिन ये 0.6 है, ये सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक नापा गया, यानी कि उसको पूरा जो है आपकी जो प्रिसीजन की जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस है उसको यूज नहीं किया गया। बिल्कुल सही कह रहा है ये। तो उसने हमसे कहा द मेजरमेंट आर नॉट एक्यूरेट, बिल्कुल सच कहा इसने, एंड नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस, ये भी सही कहा। कह रहा है बट द कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इज एक्यूरेट, लेकिन आपका आंसर एक्यूरेट आ गया, तो आपका आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसने 16 आने सच बात कही है, लिहाजा आपका आंसर डी होगा। अब जरा ये देखें कि आपका आंसर सी क्यों नहीं होना चाहिए या डी क्यों नहीं होना चाहिए। सी में कह रहा है द मेजरमेंट आर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस बट आर एक्यूरेट। ये इसने थोड़ा सी ज्यादती कर दी, रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं है। डी में कह रहा है द रेंज ऑफ रिजल्ट शो दैट there were random errors made but the calculated value is correct so the experiment is successful। जैसे कहने का मतलब है कि बस अगर आंसर आना चाहिए और आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, चाहे आंसर जैसे भी आ जाए। ये भी जरा ज्यादती कर रहा है, एक्सपेरिमेंट इतनी आराम से सक्सेसफुल नहीं होता, सिर्फ आंसर आने की वजह से एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, और भी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a value for the acceleration of free fall on earth is given as 10 plus minus। अभी प्लस माइनस क्या होता है ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। फिलहाल कह रहे हैं कि बताएं स्टेटमेंट के बारे में कौन सी बात। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जो होता है वो 9.8 होता है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल 9.8 होता है। तो अगर कोई कहे कि ये 10 है, तो ये इसका एक राउंडेड ऑफ आंसर तो हो सकता है, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकता। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये एक्यूरेट नहीं, ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये वैल्यू प्रिसाइज है। तो देखें इसका डेसिमल लास्ट डेसिमल प्लेस और उसका लास्ट डेसिमल प्लेस मैच, यानी कि इसमें भी डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, इसमें भी डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं। तो ये प्रिसाइज तो है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं आ रहा, आंसर आपका 9.8 है। इसके बारे में जो ऑप्शन सही होगा, इसके बारे में ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। द वैल्यू इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये वैल्यू प्रिसाइज तो है क्योंकि आपके दोनों जो है प्लस माइनस से पहले और बाद के दोनों नंबर के डेसिमल प्लेसेस मैच कर रहे हैं, लेकिन ये रीडिंग्स जो है एक्यूरेट नहीं है क्योंकि आंसर गलत आ रहा है। 9.8 आंसर आना चाहिए था, इसने 10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टिक वन बॉक्स टू इंडिकेट whether the experimental technique would reduce random error, systematic error or neither. The first row has been completed as an example। आपको कुछ रोज में शुरू में स्टेटमेंट लिख के दिए, आप बताएं कि ऐसे करने से रैंडम एरर कम होगी, सिस्टमैटिक एरर कम होगी, या दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले एग्जांपल में कह रहा है कि कीपिंग योर आई इन लाइन विद स्केल एंड द लिक्विड लेवल फॉर द सिंगल रीडिंग ऑफ अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की एक सिंगल रीडिंग ले रहे हो और उसमें अगर आपने अपनी आंख को जो है
वो इनलाइन नहीं रखा है स्केल के साथ या लिक्विड टेबल के साथ, तो पैरेलक्स एरर हो सकती है, उससे आपकी रीडिंग गलत हो सकती है। नॉर्मली जो पैरेलक्स एरर होती है उसको रैंडम एरर काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रीडिंग की बात। तो अगर सिंगल रीडिंग को आप कहीं पे भी इस्तेमाल करोगे और वो रीडिंग में गलती हुई, फिर उसकी वजह से जो रीडिंग गलत होंगी वो एक आध गलत नहीं होंगी, फिर वो सारी जो आपकी कैलकुलेशन है थ्रू आउट गलत होती चलती है। तो बेसिकली इसकी वजह से आप सिस्टमैटिक एरर को बचा रहे हो, आप पूरे सिस्टम को एरर में जाने से बचा रहे हो, इसलिए इसका आंसर सिस्टमैटिक एरर होगा बी। एवरेजिंग मैनी रीडिंग्स ऑफ द टाइम टेकन फॉर अ बॉल टू रोल डाउन अ स्लोप। एक बॉल जो है वो एक स्लोप से नीचे आ रही है और उसकी नीचे आने के टाइम को हम कई दफा नापते हैं और फिर इसका एवरेज, तो उससे हम कौन सी एरर को रिड्यूस कर रहे हैं, सिस्टमैटिक एरर को या रैंडम एरर को। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आप जो है कई दफा रीडिंग लेकर उसका एवरेज निकालते हैं, तो बेसिकली आप जो है वो किसको जो है वो रिड्यूस कर रहे होते हैं, आप रैंडम एरर को रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा है यूजिंग अ लीनियर स्केल ऑन एन एमीटर। अगर आप एक एमीटर पे लीनियर स्केल यूज करेंगे तो उससे कौन सी एरर रिड्यूस होगी, उससे रैंडम एरर रिड्यूस होगी या उससे सिस्टमैटिक एरर रिड्यूस होगी। हाँ भाई, जरा जवाब देने की कोशिश करें। अगर आप एक सिस्टमेटिक लीनियर एरर। तो उससे क्या फर्क है। अच्छा देखें, ये फिर आपने तुक्का तो मार दिया आपने, अब ये समझे कि ये लीनियर स्केल का मतलब क्या है। देखिए फर्स्ट करें, मैं एक स्केल बनाता हूँ इस तरह से करके। इस स्केल में ये 0 है, तीन डिफरेंस फिर होता ये है ना 1, रीडिंग में। 2 है, फिर ये 3। ठीक है, ये चलिए वन मैं इसको डिफरेंस। और जरा थोड़ा सा एक्टिवेट करता हूँ। फर्स्ट करें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। आप देख सकते हैं 0 से लेकर 1 तक गैप कम है, 1 से लेकर 2 तक गैप ज्यादा है, 2 से लेकर 3 तक गैप और ज्यादा है, और 3 से लेकर 4 तक और गैप और ज्यादा। तो ये एक नॉन लीनियर स्केल। नॉन लीनियर स्केल वो होता है जिसमें सारी रीडिंग्स इक्वली स्पेस्ड नहीं हो। ऑन द अदर हैंड, लीनियर स्केल का मतलब ये होता है कि इसमें सारी रीडिंग्स इक्वली स्पेस्ड होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4। इसमें आप देख सकते हैं सारी रीडिंग जो है इक्वली स्पेस्ड। इसको हम लीनियर स्केल। सवाल ये है कि अगर आप एक लीनियर स्केल यूज करें, तो लीनियर स्केल यूज करने की वजह से कौन सी एरर रिड्यूस होती है, रैंडम एरर या सिस्टमैटिक एरर। उसका जवाब ये है कि लीनियर स्केल यूज करने की वजह से कोई सी भी एरर रिड्यूस नहीं होती। लीनियर स्केल यूज करने से ना तो मैं रैंडम एरर को रिड्यूस कर रहा और लीनियर स्केल यूज करने से ना ही मैं सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर रहा। लीनियर स्केल का आपकी एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में कह रहा है करेक्टिंग फॉर अ नॉन जीरो रीडिंग व्हेन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज क्लोज्ड। करेक्टिंग अ नॉन जीरो रीडिंग का मतलब है जीरो एरर। तो अगर आप जीरो एरर को सही कर दें तो आप बेसिकली आपको क्या फायदा होगा। जीरो एरर को अगर आप सही कर देंगे तो जीरो एरर याद रखें एक सिस्टमैटिक एरर। तो जीरो एरर को सही करने का मतलब है कि आप सिस्टमैटिक एरर को जो है उससे अपनी जान छुड़ाएं। तो उसमें आंसर आएगा सिस्टमैटिक। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये कह रहा था मेजरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, द रीडिंग्स आर फाउंड टू वेरी, द रिजल्ट्स आर शोन इन 1.1। आप एक टाइम की रीडिंग ले रहे हैं और रीडिंग कितनी दफा लेंगे ये आप वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो पहली रीडिंग है 10.0 वो 2 दफा आई, फिर आपकी रीडिंग है 10.1 वो 6 दफा आई है, फिर आपकी रीडिंग है 10.2 वो 8 दफा आई है, फिर रीडिंग है 10.3 वो 9 दफा आई है, रीडिंग 10.4 8 दफा आई है, रीडिंग 10.5 6 दफा आई है, रीडिंग 10.6 2 दफा आई है। ठीक है, कह रहे द ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम इज 10.1। एक्चुअल वैल्यू ही जो आपकी सही वाली रीडिंग है ना वही है, सही वाली रीडिंग आपकी 10.1, बाकी सब गलत। Can you state how the readings on figure 1.1 show the presence of a systematic? आगे इन क्या रीडिंग्स रीडिंग को पड़ी। देखकर किस तरह पता चल रहा है कि यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर है। इन रीडिंग्स को देखकर इस तरह पता चल रहा है कि आपकी ज्यादातर रीडिंग्स जो हैं वो 10.1 से बड़ी, और सिस्टमैटिक एरर की वजह से जो है वो आपकी रीडिंग एक तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो सारी बड़ी हो जाती हैं या सारी छोटी। तो जवाब ये होगा कि most of the readings are
ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू, यानी कि आपकी ज्यादातर रीडिंग जो है एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है। अगर यहाँ पर रैंडम एरर क्यों नजर आ रही है? रैंडम एरर इसलिए नजर आ रही है क्योंकि रीडिंग आपकी स्कैटर्ड हुई हुई है, कुछ रीडिंग 10.1 से कम भी है, कुछ ज्यादा भी है, और रीडिंग्स फैली हुई। तो एज रीडिंग्स आर स्कैटर्ड, as reading are scattered around the actual value, ठीक है। तो रीडिंग्स जो है एक्चुअल वैल्यू के अराउंड स्कैटर्ड हुई हुई है, इस बात का सबूत है यहाँ पर रैंडम है। पार्ट 2 में कह रहा है स्टेट द एक्सपेक्टेड चेंजेस टू फिगर 1.1 फॉर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट दैट आर मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। कह रहे हैं कि अगर आप इस इन रीडिंग्स को सही कर लें और अपनी रीडिंग्स को ज्यादा एक्यूरेट बना लें तो ग्राफ के शेप पे क्या फर्क पड़ेगा, और ज्यादा प्रिसाइज बना लें तो ग्राफ के शेप पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब एक ग्राफ में एक्यूरेट रीडिंग आती है तो उससे फर्क ये पड़ता है कि ग्राफ की पीक जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आती है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ की पीक कहाँ पर है? इस ग्राफ की पीक जो है वो 10.3 के ऊपर है, हालांकि इसको आइडियली कहाँ होना चाहिए, आइडियली 10.1 के ऊपर होना चाहिए। मतलब आपकी जो पीक है ग्राफ की, अगर रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट हो गई तो ये पीक लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगी, यानी कि 10.1 की तरफ शिफ्ट। तो अगर रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट हो गई तो पीक ऑफ द ग्राफ मूव्स टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर ये रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट हो गई तो ग्राफ की जो पीक है वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है थोड़ी सी मूव करेगी। और अगर ये रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज हुई, तो क्या होगा, तो रीडिंग इतनी स्कैटर्ड हुई है, इतनी फैली हुई है, वो श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। तो द बेस ऑफ ग्राफ का जो बेस है या जो रेंज ऑफ वैल्यूज इसको भी कह सकते हैं, तो ग्राफ का जो बेस है या जो रेंज ऑफ वैल्यूज है वो श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, थोड़ा प्रिसाइज होने से ये फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड दैट्स इट, ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई भाई। तो अब आपको जो है एक्यूरेसी और प्रिसिजन वाला टॉपिक आपका कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद जो इस चैप्टर में अगला कॉन्सेप्ट है हमारा जो हमें डिस्कस करना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है अनसर्टेनिटी। ये आखिरी टॉपिक है सर। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। देखिए मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि ये एक स्केल है, ठीक है, ये स्केल, ठीक है, ये स्केल पर जो है वो रीडिंग्स बनी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये चलें इसको थोड़ा और वैसे बनाते हैं डिटेल। ये 0 है, ये 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और ये हो गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया फिर 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया 10, ये हो गया 3, 1, 2, 3, ठीक है, ये स्केल हो गया। अब अल्लाह का करना ये हुआ कि आप इस स्केल को यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ सम लेंथ। आप इसको इस्तेमाल करेंगे किस चीज के लेंथ नापने के। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो कोई एक स्टिक टाइप की चीज यहाँ पे रखी, आपने इसको 0 से मिलाया और आपकी लेंथ इतनी आई, लेंथ कितनी आई, इतनी आई। या आपने जो है एक दूसरे बंदे ने रीडिंग ली, उसने थोड़ा सा आगे पीछे किया इसको, फिर इसकी रीडिंग ली, तो उसकी जो रीडिंग आई वो कुछ इस तरह से।
अब देखने में तो लग रहा है कि रीडिंग 2.3, देखने में लग रहा है कि रीडिंग 2.3 है, ठीक है, देखने में लग रहा है कि रीडिंग ये 2.3 है। लेकिन आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये रीडिंग एग्जैक्टली 2.3। अगर आप एक माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे, इसको आप माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यार ये रीडिंग है ना 2.3 से थोड़ी सी बड़ी है, हल्की सी, सही है। ऐसे अर्बिचुअल रीडिंग होगा तो किसी माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि रीडिंग 2.3 से देखो थोड़ी सी छोटी, ठीक है। तो आपको हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहेगी कि यार ये रीडिंग जो है हमने 2.3 तो ली है, लेकिन 2.3 से थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है और 2.3 से थोड़ी सी छोटी। अब फर्ज करें कि अगर ये आपका स्केल है और ये स्केल का ये रीडिंग है 2.3 और ये अगला वाला जो है क्या है, ये है 2.4 और ये पिछला वाला जो रीडिंग है ये क्या है 2.2। तो जिस चीज की आप लेंथ नाप रहे हो वो 2.3 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, या 2.3 से थोड़ा सा छोटा हो सकता है। मैक्सिमम अगर सेफ साइड के लिए भी आप बोलो तो मैक्सिमम वो 2.35 तक हो सकता है, क्योंकि अगर वो 2.35 से बड़ा होगा तो फिर वो आपको 2.3 के मुकाबले में 2.4 ज्यादा लगेगा। ऐसे वो मिनिमम जो है 2.2 और 2.3 के बीच में हो सकता है, क्योंकि अगर वो 2.25 से भी मजीद छोटा हुआ तो फिर आपको रीडिंग 2.3 नहीं लगेगी, आपको रीडिंग 2.3, यानी कि आपने इसमें एक मार्जिन रखा और वो मार्जिन आपने रखा 2.5 से लेकर 2.35 तक, यानी कि आपने जो मार्जिन रखा वो मार्जिन आपने कितने का रखा, वो मार्जिन आपने रखा 0.1 सेंटीमीटर का आपने मार्जिन। तो कोई भी रीडिंग लेते वक्त आप ये मार्जिन रखते हैं प्लस माइनस में, ये मार्जिन जो क्या कहलाता है, ये मार्जिन अनसर्टेन, ये मार्जिन क्या कहलाता है, मार्जिन अनसर्टेन। मिसाल तो पे एग्जाम में यहाँ पे लिखेगा 2.3 प्लस माइनस 0.1, यानी कि रीडिंग हमारे हिसाब से तो 2.3 है, इसमें 0.1 की है अनसर्टेनिटी, यानी कि ये 0.1 आगे पीछे हो सकता है, यानी कि 0.5 आगे और 0.5 पीछे हो सकता है। और जब आप इस तरह से ये लिखते हैं, ठीक है, जब इस तरह से आप लिखते हैं कि भाई 2.3 प्लस माइनस 0.1, तो इसमें ये 2.3 हमने लिखा है, ये 2.3 क्या कहलाता है, ये 2.3 जो है कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या कहलाता है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। और जो 0.1 हमने लिखा है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेन, यानी कि प्लस माइनस से पहले जो हम वैल्यू लिखते हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है और प्लस माइनस के बाद जो हम वैल्यू लिखते हैं वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि ये हम वैल्यू किसी वेरिएबल के लिए लिख रहे हैं, लाइक फर्ज करें ये हम करंट की वैल्यू लिख रहे हैं, आई इज करंट, तो फिर आई का मतलब होगा करंट की एब्सोल्यूट वैल्यू और डेल्टा आई का मतलब होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो जाएगी करंट की और ये एब्सोल्यूट वैल्यू, या हम लिखें ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, डेल्टा का मतलब हो जाएगा चेंज, हम लिखें वी प्लस माइनस डेल्टा, और वी का मतलब वॉल्यूम है तो डेल्टा वी का मतलब क्या होगा, चेंज। जनरली स्पीकिंग इसको हम इस तरह लिखते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, जनरली स्पीकिंग हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसमें से एक्स आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है और डेल्टा एक्स जो है वो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है, ठीक है। अब अगर आप डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दें एक्स से, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड कर दें तो फिर ये जो रेशो है क्या कहलाता है, फिर ये रेशो कहलाता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फिर ये रेशो जो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहलाता है, इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। और अगर आप इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो फिर ये क्या कहलाता है, तो फिर ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाता है, जिसको आप समटाइम्स परसेंटेज एरर भी कहते हैं। तो ये जी मिसाल के तौर पे, अगर फर्स्ट हमारे पास एक वैल्यू है 2.0
प्लस माइनस 0.1। तो अगर आप इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हैं, तो आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हैं, तो आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि 0 को डिवाइड करेंगे एक्चुअल वैल्यू से। आपका आंसर आएगा 0.5 आएगा, 0.5। और अगर आप यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, अगर यहाँ पे आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हैं तो आप, अच्छा ये 0.5 नहीं आएगा, 0.05 आएगा। अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हैं तो आप इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हो जाएगा 5, यानी कि 2.0 में प्लस माइनस 0.1 जो है वो 5% परसेंटेज अनसर्टेनिटी को शो करता है, या फिर वो 0.05 प्लस माइनस को शो करता है कि इसमें अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक सर हमने जो है अगर आज का 2.30 को, अगर हम 2.3 को 2.30 लिखा प्लस माइनस 0.05 का, तो सही रहेगा वो? ये कल बात करें। कल जो हमारा अगला स्टेप होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि इस अनसर्टेनिटी को लिखते कैसे। तो हम पूरी सारी पॉसिबिलिटीज, जितनी भी आपके जहन में सवाल है, सारी पॉसिबिलिटीज लिख के देखेंगे कि किस तरह से अनसर्टेनिटी को लिखना सही होगा और किस तरह से लिखना गलत होगा। तो कल की क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और कल की क्लास में हम ये डिसाइड करेंगे कि अनसर्टेनिटी को किस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, कल इंशाअल्लाह आपके जो भी डाउट्स हैं कल क्लियर हो जाएंगे। सर जी बेटा बोलो। सर जो आपने यहाँ पे करंट को मेंशन किया हुआ है, इसको एक दफा एक्सप्लेन कर देंगे? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम अनसर्टेनिटी लिखते हैं ना, जैसे हमने कोई वैल्यू लिखी है तो उसको हम सिंबॉलिकली शो कर रहे हैं किसी भी सिंबल से। जैसे हमने लिखा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो x का मतलब है एनी वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, और डेल्टा एक्स मतलब है कि उसकी एरर। मिसाल तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास करंट है, तो करंट है 2.0 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, तो करंट को हम आई से शो करते हैं ना, तो ये 2.0 करंट हो गया आई, तो आई तो करंट हो गया 2.0। ये 0.1 क्या चीज है? 0.1 करंट के अंदर अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी को डेल्टा बना के लिखते हैं। ऐसे ही फर्ज करें कहीं पे पावर लिखा हुआ है, पावर लिखी हुई है 100 प्लस माइनस 2 वॉट, तो पावर को हम पी से शो करते हैं, तो 100 तो समझ में आ गया पावर है, पी 2 क्या चीज है? 2 जो है इसकी अनसर्टेनिटी है, तो उसको हम डेल्टा पी से शो करेंगे। ये मतलब है। सही है अरीबा, समझ में आई बेटा बात? जी सर आ गई। ठीक है जी, तो यहाँ तक सर हमारी ये बात जो हो गई क्या? हाँ बोलो। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है हम्म, सर, हम इसे मतलब यूज कैसे करेंगे? देखो अभी तो मैंने आपको ये बताया है कि जो है ना कि अमेरिका की स्पेलिंग सिखाई है। अभी अमेरिका में क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं वहां जाके, और उसकी जो पूरी ज्योग्राफी है वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी टेंशन न लें, इतना जल्दी ना करें। अभी सिर्फ मैंने बताया कि अनसर्टेनिटी है क्या, और उसको लिखते कैसे हैं, इसका मकसद क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, पूरा टॉपिक है बाकायदा। तो कल की आपकी पूरी क्लास जो है वो सिर्फ इसी के ऊपर लग जाएगी कि अनसर्टेनिटी को कैसे ट्रीट करते हैं। ये पूरा मैथमेटिक्स है इसका। तो कल आप बहुत सारा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और खुदा के लिए कल की क्लास में आप कैलकुलेटर निकाल के रखिएगा सब लोग, क्योंकि आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होगी, और फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताते रहिएगा ताकि टाइम हमारा कम से कम जाए। ठीक है, अभी तक का लेक्चर में PDF शेयर कर देता हूँ, बाकी कल इंशाल्लाह ताला यहीं से हम कंटिन्यू करें। सही है, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।